Hello, dear friends. How are you? I welcome you all to my Institute English Cosmos. And in today's vocabulary session, I am going to discuss very important words. The first word you can see is paranoid. पैरानॉइड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जो किसी भी बात पे शक करे और एक मनोरोगी की तरह बिहेव करे, जिसका मानसिक रोगी की तरह, ठीक है? तो जैसे आप देख पा रहे हो, इसका मीनिंग मैंने लिखा है एक्सेसिवली सस्पिशियस और डिस्ट्रस्टफुल। और इसके जो सिनोनिम्स है, जैसे एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है डरना। जैसे मैंने कहा कि यार आई एम क्वाइट एप्रीहेंसिव ऑफ हैवी रेनफॉल, ठीक है? जैसे हम सब वी ऑल आर एप्रीहेंसिव ऑफ अल नीनो, बहुत गर्मी के बारे में। मिसट्रस्टफुल हैं, हाइपर विजिलेंट हैं। विजिलेंट होने का मतलब होता है चौकन्ना होना, और हाइपर सेंसिटिविटी की तरह बहुत ज़रूरत से ज़्यादा। अब देखिए, ये जो पैरानॉइड होता है ना, जो पैरानॉइड लड़का हो चाहे लड़की हो, इंसान हो, आपने देखा होगा वो एक तो किसी को अपने आप को टच नहीं करने देते, उनकी ज़्यादातर हर चीज़ से डरते हैं, किसी के साथ खुल के बातचीत नहीं करते हैं, है ना? तो ये जो वर्ड है आज एडिटोरियल में इस तरीके से यूज़ किया है जैसे कि हम अपनी डेमोग्राफी को लेकर के काफ़ी पैरानॉइड तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जो द हिंदू एडिटोरियल के एडिटर साहब हैं, उन्होंने हमारे अमित शाह जी के लिए ये वर्ड यूज़ किया है कि यार वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मिसट्रस्टफुल हो रहे हैं। हर आदमी के बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये एक इनफिल्ट्रेंट है, यानी कि ये एक इनफिल्ट्रेटर है, हमारे देश में घुसपैठिया है। तो इसका ऑपोजिट ट्रस्टिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, द डिक्टेटर बिकेम increasingly paranoid, seeing conspiracy in even the most innocent conversations। तो इस सेंटेंस से आपको ये बात समझ में आएगी कि डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? तानाशाह। तो जिसको अपनी सत्ता जाने का डर होता है, उस तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड बिहेवियर करते हैं। तो पैरानॉइड हमारे बीच में होते हैं और हमें उनको पहचानने की ज़रूरत है। किसी मानसिक आघात की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से भी कुछ लोग पैरानॉइड हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज हमारे पास डीवियस। डीवियस का मतलब होता है कुछ चालाकी इस्तेमाल करने वाला आदमी, या तो या कनिंग, डिसऑनेस्ट। मैंने कहा यार कि वो बड़े डीवियस मीन्स से कमाता है, ठीक है? तो मैकियावेलियन एक वर्ड है। मैकियावेली हमारे देश में जैसे चाणक्य हुए हैं, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैकियावेली नाम का एक राइटर हुआ है जिसने द प्रिंस नाम की एक बुक लिखी है, और उसने बहुत चालाक तरीके से उस राजाओं को ये मैसेज दिया है कि वो अपने राज्य को अच्छी तरीके से चलाने के लिए हर तरह की चालाकी करे। और डुप्लीशियस, या देखिए ये वर्ड डुप्लीसिटस का मतलब होता है डुप्लीकेट टाइप का बिहेवियर करे। और स्कीमिंग पर्सनालिटी का मतलब होता है थोड़ा सा इंट्रीगिंग पर्सनालिटी, दूसरों को ले हमेशा चालाकी करना, रहस्यमय तरीके से बातचीत करना, ठीक है? दो टूक बात नहीं करना, कुछ ना कुछ छुपाना। तब हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं कि यार, जैसे डीवियस का मतलब होता है साफ साफ डीलिंग नहीं करना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है राइटियस। एक इंसान है, वो बहुत तरीके से बात कर रहा है और कुछ छुपा नहीं रहा है। तो जैसे बिजनेस करने वाले लोग ज़्यादातर डीवियस होते हैं और वो फोर्थ राइट नहीं बेचारे हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे जैसे जो टीचिंग प्रोफेशन है, उसमें हमें बिल्कुल भी डीवियस होने की ज़रूरत नहीं है, हम फोर्थ राइट बात कर सकते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट का फीडबैक देने की बारी आती है, तो कई बार हमको झूठ भी बोलना पड़ता है कि नहीं तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। हालांकि वो नई पढ़ाई कर रहा है, तो क्या करें, ऐसे में भी झूठ बोल करके उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो सेंटेंस मैंने लिखा है, द मिनिस्टर एम्प्लॉयड डीवियस टैक्टिक्स। टैक्टिक्स वर्ड का मतलब होता है चालाकियाँ, टू अंडरमाइन हिज पॉलिटिकल राइवल्स, यानी कि अपने पॉलिटिकल राइवल्स को नीचा दिखाने के लिए बहुत ही मतलब धोखेबाजी तरीके से किसी ने डील किया। तो आज का पहला वर्ड था पैरानॉइड, दूसरा वर्ड था आपका डीवियस। फिर आप देखिए, तीसरा वर्ड है सोशल कोहिजन। ये उस आर्टिकल में आया है। कोहिजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना? अब जैसे आप देखिए कि हमारे देश में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रही है। वो किसकी वजह से चल रही है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसके लिए हम भी दोषी हैं, और मुझे लगता है दूसरी कम्युनिटीज़ भी दोषी हैं, और शायद एजुकेशन सिस्टम भी दोषी है कि हम लोग अपने आप को बचा करके एक डेमोक्रेटिक ताना बाना नहीं बिठा पा रहे हैं, और हमारे में एक सामंजस्य की कमी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कोहिजन हेयर मीन्स यूनिटी, अ काइंड ऑफ सोशल यूनिटी, सॉलिडारिटी।
सॉलिडारिटी वर्ड का आपको ध्यान रखना है, मोस्टली सुबाल्टर्न लोग यानी कि जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं उनकी एकता के लिए, एकजुटता के लिए सॉलिडारिटी वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी हम जैसे सोशल सॉलिडारिटी यूज़ कर सकते हैं, कम्युनल हार्मनी, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में एक सामंजस्य हो, हार्मनी हो, कलेक्टिव इंटीग्रेशन हो, जिस चीज़ के लिए भारत जाना जाता है ना। तो सोशल कोहिजन वर्ड हो गया। इसका एक ऑपोजिट हो जाएगा सोशल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब बिखराव, अलगाव। सेंटेंस मैंने लिया है, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन फोस्टरिंग सोशल कोहिजन इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़। अब भारत हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, आजकल लगभग सारे ही देश मल्टीकल्चरल हैं। तो मल्टीकल्चरल कंट्रीज़ में आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं सब लोगों को एक साथ मिलजुल करके रहना पड़ता है, ये उनकी ज़रूरत भी है और सबकी ज़रूरत है। अगला वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़े से संबंधित, ठीक है, जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, डिसएग्रीमेंट चल रहा है, जैसे किसी के बीच में कंटेंशियस रिलेशनशिप है यानी कि वो झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। तो पॉलेमिकल एक वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉलेमिकल का मतलब होता है एक दूसरे के बातों को काटना, ठीक है, खंडन करना, इसके लिए इसका एक वर्ड है। तो पॉलेमिकल का मतलब होता है खंडनात्मक, किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, खंडन करना। कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेशियस, डिस्प्यूट क्रिएट करना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनकंट्रोवर्शियल। अब जैसे एथनॉल मिलाने का जो मामला हमारे पेट्रोल में आया है, E10 तक तो ठीक था, उसके बाद E20, और अब हम नोटिस कर रहे हैं कि लगभग 2-3 दिनों से लगातार बड़ी अलग तरह की खबरें आ रही हैं कि हमारी जो महंगी महंगी कारें हैं वो शायद ख़राब हो जाएंगी। और ये जो एथनॉल का मामला है पेट्रोल में शामिल करने के लिए, देखिए वो कंट्रोवर्शियल बन गया देखते देखते ही, है ना। इसके लिए सरकार को एक सफाई देनी पड़ेगी, या हमें कुछ साइंटिस्ट को आकर के सामने आकर के और हमारे को इस कंटेंशियस इशू के अंदर के जितने भी कंटेंशियस बातें हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमें समझ में आए कि हमारी कारों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसका सेंटेंस मैंने लिया है, द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमेन्स अ हाईली कंटेंशियस इशू, कि हमने जो प्रपोज किया है कि भाई हमारे संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट होगा, जो सुधार होगा, संशोधन होगा, वो रिमेन्स अ हाईली कंटेंशियस इशू, वह होके रह गया है बहुत ही ज़्यादा कंटेंशियस इशू, यानी कि झगड़े वाला या जिसमें मन मुटाव हो, इस तरह का पॉइंट बन के रह गया है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड है आपका इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को कैद करना, ये थोड़ा स्टैंडर्ड का वर्ड है। कन्फाइनमेंट बोल सकते हैं कि भाई किसी ने किसी को कन्फाइनमेंट में रखा, इम्प्रिजनमेंट में रखा, डिटेंशन में रखा। जैसे अब जितने भी बांग्लादेशी हैं जो अवैध तरीके से भारत में घुस आए हैं, उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे थे, है ना, ऐसी खबर आई थी। और कन्फाइनमेंट का मतलब है उनको चार दीवारी में कैद करके रखना, जेल में बंद करके रखना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा लिबरेशन। तो जो सेंटेंस मैंने लिया है, द नॉवल एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन। जब किसी व्यक्ति को जेल में लंबे समय तक के लिए बंद रखते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति कैसे हो जाती है, इस सेंटेंस में लिखा है कि उस नॉवल ने उन मानसिक स्थितियों को एक्सप्लोर किया है, ढूंढा है, समझने की कोशिश की है कि लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे समय तक जब किसी को जेल में रखते हैं, कैद करके रखते हैं, बंधन में रखते हैं, तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ये सेंटेंस भी आपको क्लियर होगा। तो इनकार्सरेशन। फिर है आपका अगला वर्ड आज का इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना या किसी चीज़ पे फोर्स लगाना। जैसे मैंने कहा कि अ फोर्स और स्टिमुलस दैट कॉजेज एक्शन। मैंने कहा कि मान लीजिए मेरी वोकैबलरी की क्लासेस के वीडियोस आपकी इंग्लिश को इम्पेटस देते हो, है ना, मतलब फोर्स देते हो, कैटलिस्ट का काम करते हो, उत्प्रेरक का काम करते हो, कि बैठे बिठाए आपके दिमाग में वो वर्ड्स गूंजे, वो सेंटेंसेस गूंजे, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। तो स्टिमुलेंट की तरह काम करें तो स्टिमुलस होता है, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन, मतलब कि एक इंड्यूस होता है एक व्यक्ति किसी चीज़ को देख करके उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है गति पकड़ना, ठीक है। अब ये फिजिक्स वाला मोमेंटम नहीं है, ठीक है, ये मोमेंटम है, साधारण वर्ड भी हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, गति मिलना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। सो सेंटेंस देखिए, द डिस्कवरी प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च, कि किसी चीज़ की डिस्कवरी हुई, मान लीजिए हमें ये बात पता चली हो कि भाई एथनॉल को यूज़ करने से गाड़ियाँ चल सकती हैं और लंबे समय तक चल सकती हैं, और थोड़ी सी हो सकता है उसके अंदर एवरेज की कमी आ जाए। जब ये डिस्कवरी हुई होगी किसी दिन, है ना, ये इन्वेंशन हुआ होगा, हालांकि इन्वेंशन और डिस्कवरी में डिफरेंस होता है।
इन्वेंशन चीज़ों का होता है ना, डिस्कवरी का मतलब कोई चीज़ पहले से है और वो हमें अब पता चले। मान लीजिए कि हमने किसी चीज़ को डिस्कवर किया है और उससे साइंटिफिक रिसर्च को ग्राउंड ब्रेकिंग इम्पेटस मिला हो, एक फोर्स मिला हो। फिर उसके बाद अगला वर्ड है इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब क्या होता है? डराना किसी को। टिमिड, टिमिड मतलब कायर। अब हमने उसके आगे लगा दिया इन, है ना, तो इन लगाने से वो वर्ब बन गया। तो इंटिमिडेटिंग का मतलब क्या हो गया? किसी को डराना, कॉजिंग फियर, उसको डिस्करेज करना। मैंने कहा कि टीचर ने जोर से बोला बोल, बोलता क्यों नहीं है? तो बेचारा बच्चा इंटिमिडेट हो गया। इंटिमिडेट होने की वजह से वो बोल नहीं पाया। इसका मतलब है कि जो टीचर है वो मैनिसिंग है। मैनिसिंग का मतलब है उस बच्चे के ऊपर एक खतरा है। डॉन्टिंग है मतलब अपनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डरावना, फोर्सफुल, ऐसी चीज़ जिसका मुकाबला करना मुश्किल हो, तब हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग का मतलब होता है जब कोई डाउट नहीं होता है तो हम रीअश्योर्ड होते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, द लॉयर्स इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस साइलेंस्ड द एंटायर कोर्ट रूम। अब लॉयर इतना ज़बरदस्त था, उसकी जो तर्क थे, उसकी जो वकालत थी इतनी ज़्यादा फेमस थी कि उसकी प्रेजेंस से ही बाकी के लोग डर गए और डर करके कोर्ट रूम में साइलेंस छा गया। ठीक है, जैसे हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है और उस ऑरा की वजह से बाकी के लोग क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं। वो पर्सनालिटी का ऑरा हो सकता है, वो अच्छी भाषा पे पकड़ का ऑरा हो सकता है, वो किसी की आवाज़ का ऑरा हो सकता है, किसी के कद का ऑरा हो सकता है ना, वगैरह वगैरह। फिर एक वर्ड है स्ट्रैंगल होल्ड, है ना। स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब क्या होता है? कंप्लीट कंट्रोल कर लेना किसी के ऊपर, है ना, किसी की फ्रीडम और प्रोग्रेस को रोक देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। तो जैसे एक वर्ड आया हेजेमनी। हेजेमनी वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हेजेमनी का मतलब क्या होता है? आपको आपकी इच्छा से आप कंट्रोल कर लेना। मतलब कि मैं एक पावरफुल राजनीतिक व्यक्ति हूं और मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बार बार वोट दो, तो मैं आपको इस तरह से आपके दिमाग को मैन्युफैक्चर्ड कर दूंगा कुछ चीज़ें कि आपको लगेगा कि मुझे नहीं चुना तो आपका नुकसान हो जाएगा। उसको हेजेमनी बोलते हैं। यानी कि मैं अपना डोमिनेंस आपके ऊपर रखूंगा, प्रभुत्व, मैं अपनी मोनोपोली आपके ऊपर रखूंगा। जैसे हमारे घरों में कुछ लोग होते हैं जो बड़े झगड़ालू होते हैं, हर घर में होते हैं वो, एक घर को छोड़ दो तो। अब हम क्या करते हैं? झगड़ा ना हो इस वजह से उसको हमेशा दुखी नहीं करते हैं, उसको नाराज़ नहीं करते हैं, उसका डोमिनेंस बना रहता है और उसको ये गलतफहमी रहती है कि वो बड़ा डोमिनेंट बंदा है, उसकी मोनोपोली है कि नहीं। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑटोनॉमी, यानी कि स्वतंत्रता, स्वायत्तता। सेंटेंस देखिए, द कॉर्पोरेशन मेंटेन्ड अ स्ट्रैंगल होल्ड ओवर द टेलीकम्युनिकेशंस मार्केट। अब देखिए, जैसे कोई कंपनी है, अब जैसे टाटा ले लीजिए आप, तो टाटा ने अपने आप को, अब नमक का फील्ड ले लो, नमक के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि इतना स्ट्रैंगल होल्ड है हमारी टाटा कंपनी का नमक के ऊपर कि बाकी के नमक आते हैं और चले जाते हैं लेकिन टाटा बरकरार है ना। इसका मतलब है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी एक मोनोपोली है, डोमिनेंस है। उसने, हमें लगता है हम टाटा का नमक नहीं खाएंगे तो पता नहीं कौन सी बीमारियों से जूझते रहेंगे। तो इसका मतलब है उसका हमारे ऊपर स्ट्रैंगल होल्ड है, कंट्रोल है। फिर एक वर्ड आया है डॉजियर। डॉजियर वर्ड बहुत कॉमनली आपने यूज़ किया होगा। एक डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है किसी व्यक्ति या सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने कहा कि हमारे विदेश मंत्री ने डॉजियर जो है वो दूसरे देश के मंत्री को सौंपा, है ना। तो कोई कॉम्पाइलेशन है, पोर्टफोलियो है, आर्काइव है। आर्काइव का मतलब है उससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए धुरंधर फिल्म के अंदर जो हमजा है उसका डॉजियर सौंपा किसी को, इसका मतलब है उसके सारे कारनामे, उसके सारे जितने भी वो काम करेगा, या वो भी अपने हाथ में एक डॉजियर डायरी रखता है ना, आपने देखा होगा, जिसपे इनविजिबिलिटी वाली इंक लगी होती है। तो डॉजियर, हालांकि उसको तो नहीं कहते हैं, उसको तो हम लोग डायरी बोलेंगे, लेकिन वो उसमें रिकॉर्ड करता रहता है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसऑर्गेनाइजेशन। सेंटेंस देखिए, द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट असेंबल्ड अ डिटेल्ड डॉजियर ऑन पॉलिटिकल करप्शन। तो अगर किसी को सारी बातों को इकट्ठा कर ले और अपना एक डॉजियर सौंपे किसी को, यानी कि उसमें उसकी सारी डिटेल्ड जानकारी होती है। फिर आइए आप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मतलब होता है अंतिम शब्द ज़रूर है लेकिन कमज़ोर किसी भी तरह से नहीं है। कॉलोनियल वेस्टेज। अब आपने एक नई खबर सुनी होगी कि हमारी सेना के अंदर
ड्रेसेस को लेकर के थोड़ा सा इंडियनाइजेशन कर रहे हैं। तो कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि जब हमारे ऊपर दूसरी ताकतें मतलब हमें गवर्न करती थी, जैसे अंग्रेज हो गए, मुगल हो गए, तो उनको कॉलोनियल पावर बोला जाता है। तो उससे रिलेटेड एक वर्ड ये आया है कॉलोनियल वेस्टेज, और ये एडिटोरियल के अंदर किसी ने लेटर लिखा है एडिटर को, रिमेनिंग ट्रेस ऑफ कॉलोनियल रूल और इन्फ्लुएंस। अब जैसे हमारी नर्सेस की ड्रेसेस देख लीजिए, कंगना रनौत ने जो अभी फिल्म बनाई है भारत भाग्य विधाता शायद, उसके अंदर इंटरव्यू देते वक्त कह रही थी वो कि भाई हमारी जो नर्सेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हैं उनकी ड्रेसेस, तो क्यों ना हम उनको इंडियनाइज्ड करें, यानी कि उस कॉलोनियल वेस्टेज यानी उस कॉलोनियल लबादे को, कपड़े को हम उठा के फेंक दें और हम अपनी खुद के ड्रेस के बारे में सोचें। अब जैसे मैंने देखिए शर्ट पहन रखा है, तो ये इंडियन नहीं है, ये क्या है, वेस्टर्न कंट्री का है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम थोड़ा सा कॉलोनियल वेस्टेज को हटाएं तो कुर्ते ज़्यादा पहनने लगे, धोतियाँ पहनने लगे, साफे पहनने लगे, है ना। तो कॉलोनियल रेमनेंट, रेमनेंट का मतलब होता है बचा कुचा हिस्सा। अब आप देख लीजिए, हमारी ड्रेस में ले लो, हमारे फर्नीचर में ले लो, हमारी लैंग्वेज में ले लो, हमारे खान पान में ले लो, आजकल छोटे मोटे रीति रिवाजों में ले लो। मैंने कई जगह पर आजकल उद्घाटन के वक्त रिबन काटते हुए देखा है गाँव में भी। ये आपको नहीं लगता है कि एक कॉलोनियल रेमनेंट है, मतलब कॉलोनियल लेगेसी जो बची हुई रह गई हमारे देश में। इंपीरियल रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब भी होता है जो पीछे रह जाती है कोई चीज़, जैसे हम कोई चीज़ तलछट बोलते हैं उसको हिंदी में, जैसे हमने चाय पी और नीचे थोड़ी सी चाय की पत्ती रह गई। इंपीरियल का मतलब होता है राजसी, ये जो राजा महाराजा थे या जिन्होंने हम पर कंट्रोल किया, उनका कुछ रेजिड्यू। जैसे हम शादी में आजकल अभी भी हम महंगे और राजाओं वाले कपड़े पहनते हैं, घोड़ी पर बैठते हैं। अब कोई पूछे कि वो घोड़ी पर नहीं बैठेंगे तो क्या शादी नहीं मानी जाएगी, लेकिन वो एक इंपीरियल रेजिड्यू है जिसको हम पता नहीं क्यों हर बार मानते ही मानते हैं। एक कॉलोनियल लेगेसी है, लेगेसी का मतलब विरासत, है ना। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डीकोलोनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। डीकोलोनाइज का मतलब होता है अपने आप को कॉलोनियल चीज़ों से दिमाग से बिल्कुल हटा लेना। जैसे मैं कुर्ता पहनने लगूँ, है ना। अब जैसे मैं इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश ठीक है, मैंने PhD किया है और मैं हमेशा इंग्लिश सीखता रहता हूँ और मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल भी सकता हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे डीकोलोनाइज होकर के पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स अब मैं इंग्लिश बोलूँ थोड़ी सी आपके लिए, कि आई कैन टीच ऑल दीज वर्ड्स इन प्योर इंग्लिश ऑल्सो, but because I know that some of my students won't be able to understand pure English or complete English, English to English vocabulary, so I have come to the level of my mother tongue, that is Hindi, to their mother tongue Hindi. तो इसका मतलब है कि मैंने उस कॉलोनियल लेगेसी को छोड़ दिया है, मेरा दिमाग डीकोलोनाइज हो गया है। मुझे अपनी लैंग्वेज बोलने में कोई शर्म नहीं है, मुझे अपनी मातृभाषा मारवाड़ी बोलने में भी कोई शर्म नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा दिमाग जो है वो डीकोलोनाइज हो गया। अब मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है मान लीजिए स्कूल है, और हम लोग इंग्लिश पोएम्स ना बुलवाएं, संस्कृत के ऊपर जोर दें, 3 भाषाओं का जो कॉन्सेप्ट अभी भारत सरकार लेके आई है, वो इंस्टीट्यूशंस को डीकोलोनाइज करना है, यानी कि कॉलोनियल मानसिकता, औपनिवेशिक मानसिकता से हटाना, ताकि हम अपने बारे में जान सकें। सेंटेंस देखिए, मैनी स्कॉलर्स व्यू, स्कॉलर्स का मतलब बुद्धिजीवी, व्यू द लीगल सिस्टम एज ए कॉलोनियल वेस्टेज। वो लीगल सिस्टम आप खुद देखिए, आज हमारा लीगल सिस्टम जो पीनल कोड है वो अंग्रेज छोड़ के गए हैं, सेना का सिस्टम अंग्रेज छोड़ के गए हैं, सुबह 7 बजे स्कूल लगना, है ना, अंग्रेज छोड़ के गए हैं। मतलब कि अंग्रेज हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ गए जिनको अभी तक हमने चेंज ही नहीं किया। जैसे मुगल बहुत सारे नाम दे गए, अब कोई बताए मुझे कि ओरिजिनल नेम जो रामायण और महाभारत में और गीता में और जितनी भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनमें अगर वो नाम है और वो हमारा इतिहास है, अगर मैं वो नाम ढूंढते हुए कहीं पहुंचूं तो मुझे तो गाजीपुर नज़र आएगा, है ना, कहीं पर फरीदाबाद नज़र आएगा, यानी कि उनके ओरिजिनल नाम खत्म कर दिए गए हैं। अब मान लीजिए उन ओरिजिनल नामों को हम खत्म करके और अपने मतलब इन कॉलोनियल नामों को खत्म करके ओरिजिनल नाम लाएं, तो हम कहेंगे कि हम अपने आप को डीकोलोनाइज कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। आपने सुना होगा अभी पाकिस्तान में उन्होंने ओरिजिनल मोहल्लों के नाम हिंदुओं के नाम पर रखने की कोशिश की, लेकिन उस पहल को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की कट्टरपंथियों ने, और वापस से वो इस्लामीकरण हो गया उन नामों का, इस्लामाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो मैनी स्कॉलर्स व्यू द लीगल सिस्टम एज अ कॉलोनियल वेस्टेज दैट स्टिल शेप्स गवर्नेंस, यानी हमारा जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वो आज भी कॉलोनियल है, तो हम इसको डिकोलोनाइज करें। तो अब आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको क्या और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।